यस फॉर ऑल एग्जाम की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन सा तत्कालीन कारण ऐसा हुआ जिसके तहत भारत को संविधान मिला, संविधान मिलने के पीछे भारत का संवैधानिक इतिहास क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्नों के साथ हम उस पे आएंगे। आइए, सबसे पहले जो प्रश्न आप जानते हैं उन्हीं प्रश्नों के साथ, यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिएगा। बी आर अंबेडकर बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान की बात आएगी तो पहला नाम आएगा बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। 1932 में दोनों लोगों के बीच समझौता हुआ था और उस समझौते में क्या प्रावधान था आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। नहीं भी मालूम है तो जान लीजिए। हरिजनों के लिए आरक्षण, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। मैं ये हरिजन शब्द जो है संविधान के अनुसार ही बोल रहा हूं, हालांकि संविधान के पहले 1932 में ये शब्द था। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात उनको भेदभाव नहीं करना था, बल्कि इसी संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में कुछ सीटें हरिजनों के लिए जो है आरक्षित कर दी गई थी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में। ये बहुत बड़ी बात थी। भीमराव अंबेडकर जी ये चाहते थे कि नहीं, इसी समाज के बीच में रह के हमारा समाज उन्नति करे, यह उनकी सोच थी। उनकी सकारात्मक सोच को नमन। और आज समझिए अस्पृश्यता का लगभग उन्मूलन हो चुका है। दूसरे नंबर पे, भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हुई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता कब हस्तांतरित हुई। आपको मालूम होगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1857 की क्रांति तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन था। भारत सरकार अधिनियम 1858 में, 1857 के संग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत होता है और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता स्थानांतरित कर दी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उस समय जो है भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। आप लोग तुरंत कहेंगे सर अभी आप कह रहे थे कि गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया और लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय रहा, कंपनी शासन के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा। तो सर फिर यहाँ भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति कैसे प्रदान हो गई। मैं कहूँगा गवर्नर जनरल की जगह पे वायसराय तो आया, लेकिन गवर्नर जनरल का पद समाप्त नहीं किया गया। ये पहले से बात चल रही थी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को मिली और वो किसके अंतर्गत मिली, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। गवर्नर जनरल पद था लेकिन उतना प्रभुत्वशाली पद नहीं था जितना कि वायसराय था। पहले गवर्नर जनरल मेन था, अब वायसराय मेन हो गया, लेकिन अध्यादेश जारी करने की शक्ति अभी गवर्नर जनरल को ही रही। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बताइए इतनी महत्वपूर्ण बात, हमारा देश हमारा संविधान, यह बात किसने कही थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह लिलितगो प्रस्ताव में आया था और लिलितगो प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है लिलितगो प्रस्ताव। अब बात आती है संवैधानिक विकास में। जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मिलता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, 1773 ईस्वी में।
हम बताएंगे कैसे कैसे पारित हुआ, क्या क्या हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा अपने समिति के निर्णय को स्वीकार कर सकता था? आप ही बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल के पास शक्ति थी, अपने समिति के निर्णय को स्वीकार कर सकता था, और वह एक्ट था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। भारत के संवैधानिक इतिहास में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, फिर उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, 20 साल बाद 1813 का, 20 साल बाद 1833 का, 20 साल बाद 1853 का, 1853 के बाद 1857 की क्रांति हो गई। उससे संबंधित जो प्रश्न रहेगा वो आपको बताया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई थी, और सम्राट अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। तो उस स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, और किन पूर्व देशों के साथ। लेकिन उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत नहीं पहुंची थी। सम्राट अकबर के समय में पूर्व देशों में तो थी, लेकिन भारत में नहीं थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में हुई थी? सम्राट अकबर के समय में हुई थी। और अब आगे चलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान सभा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा गठित करने का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के तहत भारतीय संविधान का गठन हुआ। कई बार आयोग में प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन के 3 मंत्री कौन थे? तो पहला मंत्री लॉर्ड पैथिक थे, दूसरा एपी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर थे, और तीसरे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। लेकिन इसमें अच्छी नीति थी, इस नाते इसका साइमन कमीशन का विरोध हुआ, लेकिन कैबिनेट मिशन का स्वागत हुआ। हालांकि यहाँ पे तीनों मंत्री अंग्रेज थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसका विरोध नहीं हुआ, इसका स्वागत हुआ। इसी तहत हमारे संविधान का निर्माण हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न आइए। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान का निर्माण शुरू हो गया था। अब पहली अध्यक्षता जो है डॉक्टर सदानंद सिन्हा ने की थी। हालांकि वो अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और उसमें उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? भैया, कितनी जनसंख्या पे संविधान सभा का एक सदस्य होता था कैबिनेट मिशन योजना के तहत? क्योंकि इसी के प्रावधानों के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, तो वह आपको भूलना नहीं चाहिए। 10 लाख की जनसंख्या पे एक जो है संविधान सभा का सदस्य हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को। कितनी बेचैनी थी संविधान को बनाने में। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में। दूसरी बैठक मात्र एक दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे भैया? सलाह देने के लिए कौन थे? तो उनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएन राव संवैधानिक सलाहकार। आप लोग बेटा याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद करने के बाद आपको क्वेश्चन करने में बड़ा आनंद आएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह तो सबको मालूम होना चाहिए कि कैसा हमारा संविधान होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? अर्थात भीमराव अंबेडकर
जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उनके सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा। और वो भी मात्र एक दिन बाद 11 तारीख के बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा। आगे आते हैं, आगे चलते हैं बेटा। इतनी बड़ी बात, संविधान सभा का गठन हुआ, इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन इसके पहले क्या था? क्यों भारत का संवैधानिक इतिहास बना? सबसे पहला युद्ध, हम प्लासी की युद्ध की बात करेंगे। बिना इसकी बात किए संविधान सभा के संवैधानिक इतिहास को हम नहीं जान पाएंगे। 23 जून 1757 बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल, प्लासी का युद्ध कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल। किसकी? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हारा नहीं रहता, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये धोखे से युद्ध जीता था। उसके सेनापति मीर जाफर को जो है मिला लिया था। मीर जाफर सिराजुद्दौला के आक्रमण कहने पे भी आक्रमण नहीं किया, सिराजुद्दौला बंदी बनाया गया। प्लासी का युद्ध षड्यंत्रों के तहत अंग्रेज जीत गए। आते हैं दूसरे नंबर पे, इंपॉर्टेंट है बांडीवास का युद्ध। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना में प्रॉपर युद्ध चलता था। और बांडीवास का युद्ध तमिलनाडु में हुआ 1760 ईस्वी में। और इंग्लैंड में जैसे सप्तवर्षीय युद्ध का अंत हुआ, भारत में भी फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया। भैया प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीते 1757 में, बांडीवास का युद्ध जीते 1760 में, भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया। बेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पश्चिम बंगाल में हुआ था 1759 ईस्वी में। 1700 इससे एक साल पहले ही 57 में जीते, 59 में जीते, 60 में जीते और 10 शक्ति का अंत हुआ। आप ही बताइए, फ्रांसीसी शक्ति का अंत, 10 शक्ति का अंत। और उसके बाद जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद इनका मनोबल काफी बढ़ गया था। अब बक्सर का युद्ध, इसमें तो इन्होंने एकदम निर्णायक युद्ध साबित हुआ। अंग्रेजी सत्ता भारत में काबिज हो गई। 22 अक्टूबर 1764 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और 164 साल बाद 22 अक्टूबर 1764 का वह दिन आता है जब हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में बंगाल का नवाब मीर कासिम हारा था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला हारा था, मुगल सम्राट शाह आलम। आप ही बताइए, बंगाल के नवाब मीर कासिम को हरा दिए, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को हरा दिए, मुगल सम्राट शाह आलम को। 3-3 रियासतों को अगर कोई पराजित करेगा तो वह कम शक्तिशाली अपने आप को नहीं समझेगा। और उन्हें लगा कि नहीं, अब यह देश हमारा है, हमको अपने अनुसार संविधान चलाना चाहिए। फिर भैया बात हुई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 20 साल बाद हम 1793 का चार्टर एक्ट लाएंगे, 20 साल बाद 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। 1857 की क्रांति नहीं होती तो बात कुछ दूसरी होती। 1858 का, फिर 1861 में, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का, 1919 का, 1935 का, और उसके बाद सीधे कैबिनेट मिशन योजना 1946। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1773, 1793, 1813, 1833, 1853, 1857 की क्रांति, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1946। अब बेटा इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था? भैया प्रांतों में द्वैध शासन था। प्रांतों में द्वेष आज भी है भैया, एक केंद्र सरकार का शासन, एक राज्य सरकार का शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 की देन है और संवैधानिक विकास के तहत ही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय स्वायत्तता है भैया, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है यहाँ की सरकार का ही चलेगा, केंद्र सरकार का। अब पश्चिम बंगाल में ममता जी का चलता है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का चलता है, बिहार में नीतीश जी का चलता है। आप ही बताइए, तो ये प्रांतीय स्वायत्तता ये किससे ली गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। मार्ले मिंटो अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909।
आप ही बताइए। सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1909 ईस्वी में हुई थी। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसमें सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का, आप कहेंगे अरे सर सती प्रथा का अंत तो 1828 में ही हो गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। हमने कहा हो तो गया था, लेकिन कानून तो इस समय बनाया गया 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत सरकार अधिनियम 1919। आप कहेंगे सर प्रांतों में द्वेष शासन, याद कर लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। मार्ले मिंटो 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत। भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो भैया जीएस थोड़ी सी टफ जरूर रहती है, और जीएस को बड़े जोरदार तरीके से पढ़ाया जाता है। और जब हम जो है अपने इंडियन पॉलिटी में जाते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मात्र 90 दिन की क्लास में, आज भी हमारा वादा है उतने ही दिन के क्लास में पूरी जीएस आपको रटा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।